हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आवाज आ रही है सबको? एक बार कंफर्म कर दीजिए। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। सो आज से जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, हम वापस से जीरो से स्टार्ट करेंगे व्हाट इज फॉरेक्स। और आज जो सेशन में जुड़ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहले सेशन में आए लेकिन मिड में से आए थे, बीच में सेशन में आए थे, तो काफी लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा क्योंकि ऑलरेडी हम आधा रास्ता तय कर चुके थे। और किसी की ज्वाइनिंग थोड़ी लेट हुई हो तो वो उनके लिए भी ये अच्छा मौका है। सो हर ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, बट सबसे मेन जो चीज है वो ये है कि बेसिक्स अगर हमें पता नहीं होगा तो फिर आगे की जो चीजें हैं वो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। ठीक है। सो ये सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे हिसाब से, तो कि जितना ज्यादा हम बेसिक को लर्न करेंगे हम उतना ही आगे हमारी जो एडवांस लेवल है उसमें हम जा सकेंगे। ठीक है। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे बेसिक, बिल्कुल फॉरेक्स है क्या, क्या चीज होती है, किस तरीके से फॉरेक्स काम करता है, हम उस पे आएंगे। चलिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि फॉरेक्स क्या है, और फॉरेक्स से पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है। सॉरी, ऑनलाइन मार्केट्स क्या होते हैं जिसमें हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहले टोटल 3 टाइप के ऑनलाइन मार्केट्स होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं। तो 3 तरह के जो ऑनलाइन मार्केट होते हैं उसमें सबसे पहला मार्केट होता है स्टॉक मार्केट। ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में हम क्या करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में हम कंपनीज के शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, बाय करने के बाद जब हम सेल करते हैं तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट होता है, और एक जनरल टर्म्स यही यूज की जाती है। लेकिन शेयर मार्केट में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि शेयर मार्केट जो होता है वो हर कंट्री का अपना एक सेपरेट मार्केट होता है। जैसे अगर हम देखें कि इंडिया का जो शेयर मार्केट होता है वो सेंसेक्स और निफ्टी, ये 2 एक्सचेंज है हमारे, वहां पे जो कंपनीज लिस्टेड होती है और उनके शेयर में हम ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। सो उसी तरीके से अमेरिका में हम देखते हैं तो S&P, इसके अलावा US 100 यानी नेस्डेक, और ये सारी चीज जो अलग अलग एक्सचेंज है वहां पर ट्रेडिंग होता है। तो हर कंट्री का सेपरेट मार्केट होता है, चाहे वो इंडिया का हो तो सेपरेट होगा, यूएस का अपना अलग है, जापान का अलग है, चाइना, साउथ कोरिया, और अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज के भी अपने अलग स्टॉक मार्केट है। जो दूसरा सबसे बड़ा मार्केट होता है वो होता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में हम बाय और सेल करते हैं कमोडिटीज को। अब कमोडिटीज की भी अलग अलग वैरायटी होती है, क्वालिटी होती है। जैसे कुछ कमोडिटी होती है एग्री कमोडिटी, जिसमें हम राइस, व्हीट, सोयाबीन, इन सब चीजों कमोडिटीज को लेते हैं। कुछ कमोडिटीज होती है प्रीशियस, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। इसके अलावा कुछ कमोडिटीज होती है जिसको हम पेट्रो कमोडिटी कहते हैं, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, ये सारी कमोडिटी। तो वहां पर जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो कमोडिटीज की करते हैं। ठीक है। तो ये भी मार्केट जो होता है कमोडिटी मार्केट, वो भी हर कंट्री का अपना अलग अलग मार्केट होता है। जैसे इंडिया में NCDX जो मार्केट होता है वो कमोडिटी का एक्सचेंज कहलाता है। तो कमोडिटी मार्केट भी अपना अलग मार्केट होता है। और तीसरा जो मार्केट होता है, जो ऑनलाइन मार्केट हम कह सकते हैं, जो सबसे बड़ा मार्केट अगर कोई कहता है तो वो है फॉरेक्स मार्केट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम शेयर्स को, सॉरी, करेंसी को बाय एंड सेल करने का काम करते हैं। सो ये 3 तरह के मार्केट होते हैं। तो सबसे पहला हमें ये समझना है कि इन तीनों मार्केट में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट हर कंट्री का अपना अलग मार्केट होता है। ठीक है। फॉरेक्स मार्केट जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही मार्केट है। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो फॉरेक्स को मिलता है वो वही मिल जाता है कि पूरे वर्ल्ड का जब एक मार्केट होता है, तो आप सोचिए कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, या कोई साउथ अफ्रीका से ट्रेडिंग कर रहा है, या फिर कोई चाइना से ट्रेडिंग कर रहा है, या फिर कोई यूएस से कर रहा है, तो सेम टाइम पर अलग अलग कंट्री से लोग ट्रेड करते हैं। सो वो ट्रेड जो होता है वो हमारा एक ही मार्केट में गिरता है। अब वो एक ही मार्केट में जाता है तो वॉल्यूम जो होता है वो बहुत ही मैसिव क्रिएट होता है। ठीक है। सो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस मार्केट का यही है कि जो वॉल्यूम है उसका कंपैरिजन
कोई भी मार्केट के साथ में नहीं किया जा सकता है। आगे एक चार्ट आएगा जिसमें मैं आपको इसका कंपैरिजन भी बताऊंगा। फिलहाल वापस आते हैं हमारे फॉरेक्स शब्द पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉरेक्स होता क्या है। देखिए, सबसे पहले ये चीज होती है कि जब हम कभी भी किसी भी कंट्री के बाहर, सॉरी, हमारी कंट्री के बाहर किसी और कंट्रीज में जाते हैं, तो आप में से भी कई लोग गए होंगे। तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम जिस कंट्री में जा रहे हैं, जैसे ही हम एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम हमारी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। जैसे आप मान लीजिए इंडिया से यूएस गए, तो आप जैसे ही यूएस में उतरेंगे, आप सबसे पहले अपने पास में जो आईएनआर पड़ी है उसको एक्सचेंज करेंगे डॉलर में। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए, आपको वहां पे जो भी एक्सपेंसेस करना है वो डॉलर में ही आपको करना पड़ेगा, चाहे वो टैक्सी का किराया हो, चाहे वो होटल बिल हो, चाहे कोई और रिफ्रेशमेंट वगैरह। ठीक है। सो कई बार क्या होता है, जैसे आप रुपीस को देते हैं और उसके बदले में जब आपको डॉलर मिलता है उतनी वैल्यू का, जितना जो एक्सचेंज रेट चल रहा होता है, उस एक्सचेंज को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा और कई लोगों ने किया भी होगा। फॉरेन एक्सचेंज शब्द से ही फॉरेक्स बना है। ठीक है, फॉरेन से लिया फो और एक्सचेंज से लिया एक्स। ओके, और फॉरेक्स शब्द उसी से बना है। तो फॉरेक्स मार्केट में भी हम सेम यही चीज करते हैं, हम एक्सचेंज ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक्सचेंज है वो फिजिकल ना होके इलेक्ट्रॉनिकल या वर्चुअल होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि फॉरेन एक्सचेंज जो होता है उसी की तरह से फॉरेक्स भी काम करता है। फर्क केवल इतना है कि यहाँ जो भी एक्सचेंज होता है वो फिजिकल ना होके वो वर्चुअल या ऑनलाइन होता है। उसी तरीके से जैसे आपने कई बार टीवी पे न्यूज वगैरह आप देखते होंगे, या आपने कभी भी पेपर पढ़ा होगा, तो वहां पे डॉलर रुपीस का हमेशा कन्वर्जन रेट आता है, या आप बैंक में जाएंगे तो वहां पर भी रेट लगा हुआ रहता है कई बार। सो ये क्या है, ये एक्सचेंज रेट है। जैसे यहाँ पे आपके सामने जो एग्जांपल है कि यूएसए का $1 है वो इंडिया के 69.65 रुपीस के बराबर है। तो ये होता है एक्सचेंज रेट। यानी आपको अगर $1 चाहिए तो आपको 69.65 रुपीज उसको देना पड़ता है एक्सचेंजर को, तो बदले में आपको वो $1 देगा। इसके अलावा जैसे हम बात कर रहे थे कि अलग अलग मार्केट में अगर हम वॉल्यूम पे नजर डालें कि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है और कौन सा ऐसा मार्केट है जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, तो देखिए, हमने दुनिया के जो 3 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है उनका वॉल्यूम पर डे का लिया, और फॉरेक्स मार्केट का पर डे का एक वॉल्यूम लिया। हम देख रहे हैं कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज जिसका एक दिन का टर्नओवर है $7.2 बिलियन, उसके बाद टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज जिनका एक दिन का टर्नओवर है $18.9 बिलियन, और उसके बाद में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है जिसका एक दिन का टर्नओवर है $22.4 बिलियन। ठीक है, अब इन तीनों एक्सचेंज को अगर हम मिला देंगे तो भी फॉरेक्स मार्केट के एक दिन के टर्नओवर यानी $5 ट्रिलियन तक हम ये स्टॉक मार्केट नहीं पहुंच सकता है। हाफ का हाफ भी नहीं पहुंच पाएगा। तो $5 ट्रिलियन एक दिन का टर्नओवर है। आप समझ सकते होंगे कि ये कितना बड़ा होता है। मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि $5 ट्रिलियन यानी 5 के बाद में 12 जीरोस। ठीक है, अगर आप अपने कैलकुलेटर में अगर कैलकुलेशन करेंगे, $5 ट्रिलियन इंटू 75 कर दीजिए, अगर मान लो आईएनआर में आप उसको कंपेयर करना चाहते हैं तो शायद कैलकुलेटर में भी उतनी स्क्रीन नहीं आएगी उतने नंबर्स की। सो इतना बड़ा टर्नओवर है, और वो भी केवल एक दिन का। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर इस मार्केट में किसी को काम करना है तो हम क्या बोल सकते हैं, तो वो यही होता है कि इस मार्केट में जो वॉल्यूम होता है बहुत ही मैसिव वॉल्यूम होता है। मतलब अगर इस मार्केट से कोई 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़ भी अगर एक दिन में भी अगर कमा लेगा या अर्न कर लेगा, चाहे वो कंपनी हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, या कोई आपके या मेरे जैसा कोई इन्वेस्टर हो, तो उसका मतलब ये होता है कि किसी ने सागर में से 2 लोटे पानी निकाल लिए। सागर का कोई फर्क पड़ेगा 2 लोटे पानी निकलने से? नहीं पड़ेगा। तो सेम एज इट इज फॉरेक्स मार्केट में भी अगर अर्निंग करते हैं प्रॉपर वे में, तो कहीं से कहीं उस मार्केट को किसी तरह से कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो मार्केट इतना बड़ा मार्केट है, ठीक है, अब इस मार्केट में हम देखते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट से इसकी अगर कंपैरिजन करते हैं तो 200 टाइम बिगर ये मार्केट है, यानी 200 गुना बड़ा मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। लेकिन 200 गुना बड़ा होने के बावजूद भी अगर हम देखते हैं कि रिटेल फॉरेक्स जो ट्रेडर होते हैं, जैसे रिटेल फॉरेक्स ट्रेडर कौन हो गया, तो एक नॉर्मल ट्रेडर, आपके और मेरे जैसे लोग जो कि खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुद ट्रेडिंग करते हैं, उनको रिटेल फॉरेक्स ट्रेडर कहा गया है।
वो एक दिन का टोटल जो होता है टर्नओवर, उसका 6% वो अकेले क्रिएट करते हैं, ठीक है। और बाकी 94 कौन होते हैं? तो ये जैसे हम आगे ट्रेनिंग में बढ़ेंगे तो हमारे पास में फॉरेक्स मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, उस चैप्टर में हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि बैंक्स होती है, इसके अलावा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो कि फॉरेक्स में इन्वेस्टमेंट करती है या ट्रेडिंग करती है, क्यों करती है और किस लिए करती है, ये हम जब हमारा फॉरेक्स के जो पार्टिसिपेंट्स वाला जो चैप्टर आएगा तब हम उसको डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है कि टोटल वॉल्यूम का 6% जो है वो रिटेल फॉरेक्स ट्रेडर जनरेट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और समझने की है कि जैसे आप इस मार्केट में आएंगे तो क्यों आएंगे, क्या रीजन है, या कौन सी ऐसी चीज है जो आपको इस मार्केट के लिए अट्रैक्ट करती है। तो सबसे पहला है 24 ओवर मार्केट। सबसे पहली जो इसकी मेरे हिसाब से सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है और सबसे प्राइम बेनिफिट मैं मानता हूँ वो है 24 ओवर मार्केट। इसमें आपको आजादी मिलती है। आजादी किस चीज की मिलती है कि अगर आप अपना पहले से कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कोई किसी जॉब में है या वॉटेवर किसी भी काम में हो, आपको अपने काम को डिस्टर्ब करने की कहीं जरूरत नहीं है। आप टाइम को मैनेज करके दिन के 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 6 घंटा वॉटेवर यू लाइक, अगर आप इसमें पार्ट टाइम आना चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं, और अगर आप इसमें फुल टाइम ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 24 ओवर मार्केट होने का सबसे बड़ा बेनिफिट हमको यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर मूवमेंट इतना होता है तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है मार्केट में। कई बार जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो 5 से 10 मिनट के अंदर हमारा जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में आ जाता है और हम प्रॉफिट लेके बाहर आ जाते हैं। तो लिक्विडिटी तभी हाई होती है जब मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा आता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर लो, यानी जो आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है वो काफी कम होती है इसमें। जैसे स्टॉक मार्केट में हम काम करते हैं या स्टॉक मार्केट में आप लोगों में से किसी ने काम किया हो तो वहां पर बाय और सेल दोनों में आपका ब्रोकरेज लगता है, ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने गलती से ज्यादा पैसा कमा लिया तो फिर इनकम टैक्स भी लगता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपको देने की जरूरत नहीं, ओनली स्प्रेड का जो बीच में गैप रहता है केवल वही देना होता है, और वो भी हमारा मार्केट टू मार्केट सेटल होता है। इसके अलावा है यू कैन यूज लिवरेज। लिवरेज क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे जब थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं ये बता देता हूँ कि लिवरेज वो चीज होती है जिसमें आप छोटी कैपिटल लाके बड़े अमाउंट को एक तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी हमको किसी और मार्केट में नहीं मिलती है। इसके अलावा लेस टू नो बैरियर टू मेक एन एंट्री, यानी आप इस मार्केट में अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो कोई बैरियर नहीं है, या आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है, या फिर आपको कोई एग्जाम पास नहीं करना है, या कोई किसी और तरीके की कोई आपको हर्डल नहीं है इस मार्केट में आने के लिए। बस आपके पास में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, आपका एक अकाउंट आप ओपन कराइए, आपके पास इंटरनेट हो और आप उसमें काम कर सकते हैं स्टार्ट। इसके अलावा है प्रॉफिट पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग प्राइसेस। ये एक सेकंड सबसे पहला प्लस पॉइंट अगर मेरे हिसाब से मैं बोलता हूं तो 24 ओवर मार्केट होता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका वो ये है कि प्रॉफिट पोटेंशियल फॉर बोथ साइडेड। यानी जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने कई बार ये चीज को फील भी किया होगा, और अगर फील ना किया हो तो आपने सुना तो होगा ही। सुना क्या होगा कि जैसे कभी न्यूज में आपने देखा होगा, अभी कोरोना के टाइम की ही बात बता रहा हूं मैं, कि जब स्टार्ट में कोरोना जब इंडिया में एंटर हुआ था तो न्यूज में यह आया था कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। 2 से 3 बार सर्किट लग गई थी, लो सर्किट जो होती है, और स्टॉक मार्केट को बंद भी करना पड़ा था, ठीक है। सो स्टॉक मार्केट का क्या है कि यहाँ पर जब आप बाय करते हैं और मार्केट ऊपर जाता है तब सभी को फायदा होता है, कंपनी को भी, इन्वेस्टर्स को भी और एक्सचेंज को भी, ठीक है। और जब मार्केट गिरता है तो सभी को नुकसान होता है, कंपनी को भी, इन्वेस्टर्स को भी और एक्सचेंज को भी। क्यों? कंपनी को इसीलिए होता है क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन गिर जाती है। इन्वेस्टर को इसीलिए होता है क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो पहले था वो अब नहीं है, यानी कम हो गया बहुत। एक्सचेंज को इसीलिए हो जाता है क्योंकि जब मार्केट पैनिक होता है तो मार्केट में होने वाले सौदे होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो एक्सचेंज को वहां नुकसान होता है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि स्टॉक मार्केट में एक सिस्टम होता है कि जब मार्केट ऊपर जाता है यानी अपवर्ड मूवमेंट में होगा तो ही आपको इनकम होगी, डाउनवर्ड मूवमेंट में जैसे ही मार्केट आएगा तो यहां पर आपको नुकसान ही होगा 101%। लेकिन फॉरेक्स में उसका उल्टा है, यानी फॉरेक्स में अगर कोई मार्केट अपवर्ड मूवमेंट में है
तब तो आपका बेनिफिट है ही है। लेकिन अगर फॉरेक्स में अगर मार्केट डाउनवर्ड मूवमेंट में जाता है तो भी आपको प्रॉफिट है। वो क्यों है, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजें क्लियर करेंगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, और मैं आपको उसका क्लियर भी करूंगा। और इसके अलावा है नो मिडिल मैन। यहाँ पर कोई मिडिल मैन नहीं होता है, सीधा आपका अकाउंट होता है, वो ब्रोकर के पास ओपन होता है, आप उसमें अकाउंट खुलवाते हैं और सीधा आप टर्मिनल को डाउनलोड करने के बाद अपने अमाउंट को मैनेज कर सकते हैं। तो आपको किसी को ऑर्डर लिखवाने की या इस तरह की जरूरत नहीं है, आपका अकाउंट होगा, लॉग इन करिए और सीधा आप शुरू कर सकते हैं। सो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। इसके एडवांटेजेस क्या थे वो हमने देखे। अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, चीज को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फॉरेक्स मार्केट में जब हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम ट्रेडिंग किस में करेंगे। तो उसका आंसर है मनी, पैसा। ठीक है, जनरली हम लोग पैसे में ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग होगी वो इलेक्ट्रॉनिकली और वर्चुअल ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, आप अगर डॉलर खरीद रहे हैं तो आपको फिजिकल डॉलर नहीं मिलेगा। आप अगर यूरो सेल कर रहे हैं तो आप फिजिकल यूरो सेल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली होता है और पूरी तरीके से ये ऑनलाइन होगा। ठीक है, और इसीलिए ये लाइन यहाँ पे लिखी है कि बिकॉज यू आर नॉट बाइंग एनीथिंग फिजिकल, फॉरेक्स ट्रेडिंग कैन बी कंफ्यूजिंग। थोड़ा कंफ्यूजन आता है लोगों को। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से होता है कि जैसे आप किसी शेयर को खरीदते हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी के अगर आप शेयर को खरीदते हैं तो उस शेयर की वैल्यू के बराबर कंपनी के प्रमोटर आप बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी, मान लीजिए टाटा कंपनी, टाटा मोटर्स के आपने मान लीजिए 5 लाख के शेयर खरीदे, तो 5 लाख तक की वैल्यू के आप उस कंपनी में पार्टनर बनते हैं। ठीक है, ये होता है शेयर। उसी तरीके से जब आप किसी कंट्री की करेंसी को आप खरीदते हैं, ठीक है, तो आप उसकी इकोनॉमी में उतना योगदान देते हैं। ये सेम एज इट इज है। ठीक है, और इसके अलावा जो एक्सचेंज रेट होती है, जैसे हमने देखा है कि कई बार रुपीज जब आईएनआर सॉरी रुपीज जब डॉलर के मुकाबले गिरता है या उठता है तो हमेशा न्यूज की हेडलाइन बनती है कि रुपया इतना बढ़ गया, रुपया इतना चढ़ गया, रुपया इतना गिर गया। यानी ये हमेशा हेडलाइन हम देखते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक्सचेंज रेट होती है। जैसे आज की जो एक्सचेंज रेट है वो आईएनआर और डॉलर की जो एक्सचेंज रेट है वो है 75 रुपीज अप्रोक्स। ठीक है, तो मतलब एक डॉलर के लिए हमें 75 रुपीज पे करने पड़ते हैं। तो ये एक्सचेंज रेट क्या है, देखिए एक्सचेंज रेट ये है कि इन जनरल द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी वर्सेस अदर करेंसी। यानी जो एक्सचेंज रेट होती है वो एक करेंसी का दूसरी करेंसी के साथ में कंपैरिजन है। किस चीज का, कि दोनों करेंसी के अंदर किसकी कंट्री की इकोनॉमी ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं कि यूएसए का जो $1 है वो इंडिया के 75 रुपीज के बराबर है, तो हम मानते हैं इस बात को कि ऑब्वियसली यूएस जो है वो इंडिया से फार मोर बेटर है अकॉर्डिंग टू सुपर पावर। ठीक है, यूएस एक सुपर पावर है, यूएस की इकोनॉमी हमसे बड़ी है, यूएस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमसे ज्यादा है, यूएस का कंज्यूमर जो है वो ज्यादा है, यूएस में कंपनीज ज्यादा है, हर चीज ज्यादा है सिवाय जनसंख्या को छोड़ के। ठीक है, सो इसीलिए क्या होता है कि कभी भी हम एक्सचेंज रेट देखते हैं तो एक्सचेंज रेट देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो अच्छी है और कौन सी कंट्री की इकोनॉमी उसके सामने कम है। तो एक्सचेंज रेट का मतलब सिंपल यही होता है। इसके अलावा हम जब ट्रेडिंग करेंगे तो कुछ करेंसीज हैं जो बार बार हमारे सामने आएगी, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ करेंसीज है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये करेंसीज में आपको काम करके सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, अब इसको हम मेजर करेंसीज कहते हैं। ठीक है, मेजर करेंसीज कौन कौन सी, तो देखिए सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर, देन उसके बाद में यूरोपियन यूनियन का यूरो, उसके बाद में ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, देन स्विट्जरलैंड का फ्रैंक CHF, उसके बाद में जापानीज येन JPY, उसके बाद में न्यूजीलैंड डॉलर, देन कैनेडियन डॉलर, और उसके बाद में है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज समझना कि ये मेजर करेंसीज है, ये करेंसी पैर की बात मैंने अभी नहीं की है, मैंने अभी करेंसीज की बात करी है। अब ये मेजर करेंसी क्यों है,
क्योंकि देखिए ये जितनी भी इकोनॉमीज के बारे में मैंने आपको बताया, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, या व्हाटएवर जो भी 8 यहाँ पे आप करेंसीज देख रहे हैं, ये जितनी भी इकोनॉमी है, ये सारी कैसी इकोनॉमीज है? ये सारी डेवलप्ड है। इसमें से एक भी इकोनॉमी ऐसी नहीं जो अंडर डेवलप्ड हो, सारी डेवलप है। तो ऑब्वियसली देखिए, जब आप भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपकी रिटर्न एश्योर्ड हो, आपकी कैपिटल सेफ रहे। ये दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और किसी भी हम ऐसी कंट्री की इकोनॉमी में काम करें जो कि डेवलप्ड है, तो वहां पर हमको ये एश्योरेंस ज्यादा मिलता है, इसीलिए इनको मेजर करेंसीज कहा गया है। और इनका योगदान एक्चुअली फॉरेक्स मार्केट में भी उतना ही ज्यादा है, इसीलिए इन्हें मेजर करेंसीज कहा गया है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में हम करेंसीज पे काम नहीं करेंगे। जैसे अगर आपको डॉलर खरीदना है तो केवल डॉलर पे काम नहीं होगा, यहाँ पे आपको करेंसी पेयर चाहिए। ठीक है, पेयर का मतलब ये कि किसी एक के साथ में एक करेंसी और चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जब तक किसी दो करेंसी पेयर को या किसी भी दो करेंसीज को हम कंपेयर नहीं करेंगे तो एक्सचेंज रेट कहां से आएगा? जैसे आईएनआर और यूएसडी की हम बात करते हैं, उसका एक्सचेंज रेट है 75 रुपीज। ठीक है, $1 की वैल्यू होती है 75 रुपीज। तो हमारे सामने एक्सचेंज रेट आया है, और उसी एक्सचेंज रेट की बेसिस पे हमारे सामने ट्रेडिंग के रेट आएंगे, चाहे वो बाय या सेल के हो। तो बिना करेंसी पेयर के हम कभी भी काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि मेजर करेंसी पेयर कौन कौन से हैं। ठीक है, अब पेयर्स में काम करेंगे, और पेयर्स की भी एक अपनी अलग ही स्पेशलिटी होती है, अलग अलग टाइप के पेयर होते हैं। सबसे पहला पेयर हम जो पढ़ रहे हैं, सबसे पहले टाइप का पेयर, वो है मेजर करेंसी पेयर। मेजर करेंसी पेयर आप देख सकते हैं, आपके सामने है। सबसे पहला है यूरो वर्सेस यूएसडी, देन जीबीपी वर्सेस यूएसडी, उसके बाद यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड, एयूडी यूएसडी एंड एनजेडी यूएसडी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके सामने 7 पेयर्स है। अब ये 7 पेयर्स को मेजर करेंसी पेयर कहा गया। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हमने यहाँ मेजर करेंसीज को पढ़ा था, तब आप देख रहे हैं कि इन सभी पेयर्स में कॉमन क्या है? इन सभी पेयर्स में कॉमन है यूएसडी। ठीक है, तो जितनी भी मेजर करेंसीज है उनके सबके आपस में पेयर बना दिए, और हर पेयर में डॉलर इन्वॉल्व कर दिया। तो मेजर करेंसीज से ही बनता है मेजर करेंसी पेयर। देखिए तो ये हमारे सामने एक मेजर करेंसी पेयर है। और इनको मेजर कहने का एक दूसरा भी रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि टोटल फॉरेक्स में जितनी भी ट्रेडिंग होती है, उस ट्रेडिंग का 70% से ज्यादा जो वॉल्यूम होता है वो इन सारे पेयर्स में किया जाता है। और उस 70% में से केवल यूरो यूएसडी पेयर की अगर हम वॉल्यूम की बात करें, टोटल जितना फॉरेक्स का टर्नओवर होता है उसका 30% के आसपास का जो वैल्यूएशन है ट्रांजेक्शन की, वो यूरो यूएसडी में होती है। तो हमारा जो फोकस है वो मैक्सिमम यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, वैसे तो मेजर करेंसी पेयर्स में होना चाहिए, पर अगर मेजर करेंसी पेयर्स में भी हम सोचें कि कौन सी सबसे बढ़िया रहेगी, तो यूरो यूएसडी सबसे बेटर पेयर है। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप हमने देखा मेजर करेंसी पेयर। उसके बाद हम देख रहे हैं मेजर क्रॉस करेंसी पेयर या फिर माइनर करेंसी पेयर। अब यहां पर एक चीज और भी है कि मेजर क्रॉस करेंसी पेयर हम किसको कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपने देखा कि मेजर करेंसीज हमने पढ़ी। ठीक है, मेजर करेंसीज के यूएसडी के साथ हर करेंसी का एक पेयर बन गया, तो वो हो गया मेजर करेंसीज। ठीक है, अब जो हम पढ़ रहे हैं माइनर पेयर या फिर क्रॉस करेंसी पेयर, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जितनी भी आपको करेंसीज दिख रही है, 8 करेंसी में से डॉलर को हम बाहर निकालते हैं, और बाकी के सभी के पेयर एक दूसरे से करते हैं। जैसे यूरो जीबीपी, यूरो सीएचएफ, यूरो एयूडी, यूरो कैड, यूरो एनजेडी और यूरो जेपीवाई। ये क्या हो गया? ये यूरो के क्रॉस पेयर हो गए। उसके बाद जीबीपी आ गया, यूरो जीबीपी, जीबीपी सीएचएफ, जीबीपी एयूडी, जीबीपी कैड, जीबीपी एनजेडी और जीबीपी जेपीवाई। ये हो गया जीबीपी के क्रॉस। देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है यूरो, जीबीपी और जेपीवाई के क्रॉस पेयर्स, और ये एक्चुअली सारे पेयर्स ही होते हैं, पर यहाँ पे हाईलाइट उन पेयर्स को किया गया जिसमें ट्रेडिंग ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे जेपीवाई का पेयर कौन सा है, तो सीएचएफ जेपीवाई, एयूडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, कैड जेपीवाई, एनजेडी जेपीवाई। ठीक है, हमको ये सारे पेयर्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली, वो सारी जितनी भी पेयर्स है वो हमें MT4 MT5 टर्मिनल पे ऑलरेडी मिलती है।
ठीक है। लेकिन हमें ये पेयर को भी समझना होगा कि ये पेयर का मतलब क्या है, कौन सी कंट्री की करेंसी क्या है, और इसका आपस में क्या रिलेटिव एक रिलेशंस है, वो भी समझना होगा। उसी तरीके से जीबीपी का आप देखिए, जीबीपी एयूडी, जीबीपी सीएचएफ और जीबीपी कैड। ठीक है। सो पहला हमने जो पेयर का टाइप पढ़ा था वो था मेजर करेंसी पेयर्स, उसके बाद हमने देखा मेजर क्रॉस करेंसी पेयर और माइनर करेंसी पेयर। ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक्सोटिक करेंसी पेयर। ठीक है। एक्सोटिक करेंसी पेयर का मतलब क्या है? देखिए, एक्सोटिक करेंसी पेयर का मतलब ये है कि ये वो कंट्रीज है जो कि एमर्जिंग इकोनॉमी है। ठीक है। एमर्जिंग का मतलब हो गया डेवलपिंग, यानी विकासशील देश। ठीक है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था जब आती है फॉरेक्स मार्केट में तो वो काफी नए हैं, मतलब ये ब्राजील और ये जितने भी कंट्रीज हम देख रहे हैं ये फॉरेक्स मार्केट में नए हैं, अभी एंट्री इनका हुआ है। तो उनके साथ में जो पेयर होता है उसको हम एक्सोटिक करेंसी पेयर कहते हैं। जैसे पहला है यूएसडी एचकेडी, एचकेडी मतलब हांगकांग डॉलर। इसके बाद यूरो टीआरवाई, टीआरवाई मतलब टर्किश लीरा। उसके बाद यूएसडी एनओके, एनओके का मतलब है नॉर्वे की क्रोन। उसके बाद यूएसडी जार, साउथ अफ्रीकन रैंड। ठीक है। उसके बाद है यूएसडी एसी के, स्वीडिश क्रोन। फिर है यूएसडी डीके के, ये हो गया डेनमार्क की करेंसी है जिसका नाम है क्रोन। और उसके बाद है यूएसडी एसजीडी, यानी यूएस डॉलर वर्सेस सिंगापुर डॉलर। देखिए, ये एक्सोटिक करेंसी पेयर है, ये केवल हमको नॉलेज के लिए रखना है, इसमें ज्यादा काम हम करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, उसके पीछे रीजन है कि इन करेंसी पेयर्स में वॉल्यूम काफी कम होता है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा होती है, इसीलिए सारी चीजें होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से सारे पेयर्स होते हैं। ये पेयर्स को आप ध्यान रखें, और हमेशा ये चीज का ध्यान रखें कि आप जिस भी करेंसी पेयर में काम करेंगे वो करेंसी पेयर हमेशा ऐसा पेयर होना चाहिए जिसमें आपको एंट्री और एग्जिट के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले। ठीक है। वो चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको एंट्री और एग्जिट के मौके हमेशा मिलते रहें, क्योंकि जिस करेंसी पेयर में ज्यादा एक तरीके से चीजें होती है, उसी तरीके से साउंड नहीं आ रहा है किसी को मेरा? अ, मुझे किसी ने क्वेश्चन भेजा है कि साउंड नहीं आ रहा है। आई थिंक आ रहा होगा, बाकी सारी चीजें तो क्लियर है। ठीक है। ओके ओके। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये जो हमने देखा कि करेंसी पेयर्स क्या थे। ठीक है। करेंसी पेयर्स को समझना इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी हम काम करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि हम किस करेंसी पेयर में और क्यों, मतलब आपके पास में ये सवाल भी होना चाहिए कि क्यों काम करें। तो वो इसीलिए काम करें कि उस करेंसी पेयर, पर्टिकुलर मेजर करेंसी पेयर में इसीलिए काम करें क्योंकि मूवमेंट ज्यादा होता है, ज्यादा ट्रेडर होते हैं, ज्यादा वॉल्यूम होता है। तो ज्यादा वॉल्यूम जहां होगा वहां अप एंड डाउन्स भी ज्यादा होंगे, तो अप एंड डाउन्स जहां ज्यादा होंगे वहां प्रॉफिट पोटेंशियलिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा फॉरेक्स मार्केट का इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद में मैंने आपको फॉर्मली ये बताया कि फॉरेक्स मार्केट का वॉल्यूम कितना है। उसके बाद हमने देखा कि इसमें हम क्या ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। यानी रिलेटिव, ऑब्वियसली हम करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं। मैंने आपको करेंसी पेयर्स के टाइप बताए। अब हम इस फॉरेक्स मार्केट की थोड़ी साइज के बारे में बात कर रहे हैं और थोड़ा सा फॉरेक्स मार्केट को और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मार्केट दूसरे मार्केट से अलग क्यों है। देखिए, सबसे पहले तो फॉरेक्स मार्केट जो है उसको ओटीसी मार्केट भी कहा जाता है। ओटीसी मार्केट का मतलब है ओवर द काउंटर, काउंटर पे कोई बात नहीं होगी, एक तरीके से हम इसको ये कह सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, इसको इंटरबैंक मार्केट भी कहा जाता है। ठीक है। इंटरबैंक मार्केट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मार्केट बैंकिंग चैनल के थ्रू कनेक्टेड रहता है, कंटिन्यूस ओवर 24 ओवर अ पीरियड, यानी कंटिन्यूस 24 घंटे ये मार्केट बैंकिंग चैनल से कनेक्टेड रहता है। ठीक है। और ये इस मार्केट को सबसे बड़ा बनाती है। ठीक है। ओवर द काउंटर मार्केट इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इस मार्केट का कोई एक्सचेंज नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज होता है, इसके अलावा यूएस में स्टॉक एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं या जितने भी ट्रेडर्स हैं उन सबका डेटा और उन सबका जो ट्रेड है वो एक एक्सचेंज में जाके इकट्ठा होता है। ठीक है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में ऐसा कोई सेंट्रली एक्सचेंज नहीं है, इसको डिसेंट्रलाइज मार्केट भी कहा जाता है और यही इसकी मार्केट की स्पेशलिटी है।
इस मैटर को थोड़ा हम आगे जाके फिर समझेंगे, कुछ आगे एक चैप्टर आएगा जिसमें डिटेल होगा। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि ये मार्केट ओवर द काउंटर मार्केट है, ठीक है। और उसी तरीके से 24 ओवर ये पूरे वर्ल्ड में चलता है, ठीक है। ओटीसी मार्केट को थोड़ा और अगर हम देखें तो यहाँ पर ये होता है कि कोई सेंट्रलाइज प्लेस नहीं होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जैसे निफ्टी हो गया, ठीक है, या फिर सेंसेक्स हो गया, तो इन दो एक्सचेंज में जो भी ट्रेडिंग करता है, चाहे वो किसी भी शेयर्स को बाय करे या सेल करे, इनका सारा डेटा है ना वो एक्सचेंज में जाता है, ठीक है। तो यहां पर वो सिस्टम नहीं है, फॉरेक्स में वो सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेंट्रली कोई एक्सचेंज नहीं है। अब मान लीजिए आपके मन में ये सवाल आया कि सर सेंट्रली एक्सचेंज क्यों नहीं है? देखिए, अगर सेंट्रली एक्सचेंज होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर रूल या गवर्न करने वाला कोई बंदा आ गया, ठीक है, कोई एक ऐसी शक्ति आ गई है जो उस मार्केट को ऑपरेट करेगी। लेकिन यही तो इस मार्केट की सबसे बड़ी खास बात है कि इस मार्केट को कोई भी पर्टिकुलर पर्सन ऑपरेट नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं करेंसी की। देखिए, किसी कंट्री के लिए उसकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा अप हो जाएगी ना, यानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो भी खतरा है, और बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो भी खतरा है। जैसे मान लीजिए कई लोग बोलते हैं कि सर आईएनआर और यूएसडी अगर 1:1 यानी $1 बराबर ₹1 होगा तो क्या होगा? देखिए, अगर केवल रुपया इस तरह से हो जाएगा तो नुकसान बहुत होगा। नुकसान बहुत क्या होगा? फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा, दोनों बातें हैं। फायदा ये होगा कि हमारा जो रुपीज है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, पहली चीज तो। नेगेटिव में अगर हम ये देखते हैं तो ये होगा कि जो एक्सपोर्ट हम करते हैं, ठीक है, जैसे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम यूएस को क्या करते हैं, तो सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज। उसमें भी सबसे बड़ी सर्विस जो होती है वो होती है आईटी सर्विस, ठीक है। हमारे यहाँ की लेबर सस्ती पड़ती है, हमारे यहाँ की जो सर्विसेज है वो सस्ती पड़ती है, तो यूएस में आईटी प्रोफेशनल जो होते हैं वहां की सर्विस महंगी होती है, तो वो लोग इंडिया से सर्विस लेते हैं। अब इंडिया से सर्विस क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि इंडिया का जो रुपीस की वैल्यू है वो कम है यूएस के मुकाबले, तो यहाँ उनको सस्ता पड़ता है। तो अगर मान लीजिए एक बराबर ₹1 हो जाता है तो क्या होगा? तो फिर यही होगा कि हमारा जो आईटी का जो हमारा एक्सपोर्ट है वो यूएस को बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही हर कंट्री की करेंसी में अगर बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होते हैं तो उस कंट्री के लिए खराब होता है। तो ओटीसी मार्केट का मतलब ही यही है कि हर एक कंट्री अपनी जगह थोड़ा थोड़ा करके अपने सेंट्रल बैंक के हिसाब से उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं। वो कैसे करते हैं, जब हम फॉरेक्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल ओटीसी मार्केट का यही एक मतलब है कि यहाँ पे कोई भी सेंट्रली कोई एक एक्सचेंज काम नहीं करता है जहां पे आपको ये पता लग सके कि कितने लोग बाय में बैठे हैं, कितने लोग सेल में बैठे हैं, ठीक है। अब इंडिया में या किसी भी हम कह सकते हैं सर्टेन एक स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि वहां पता चल जाता है कि कितने लोग बाय में कितने लोग सेल में, और अगर वो डेटा आउट हो जाए तो आराम से मैनिपुलेट हो सकता है। अगर मार्केट है क्या, फॉरेक्स मार्केट या कोई भी मार्केट है क्या? मार्केट है बायर्स और सेलर्स की लड़ाई, ठीक है। अगर बायर्स ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली मार्केट बाय साइड में घूम जाएगा, और अगर सेलर्स ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली मार्केट सेल साइड में ज्यादा जाएगा। सो मैनिपुलेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में वही मैनिपुलेशन जो होता है वो कम से कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी डेटा आउट नहीं होता है जिससे ये पता चले कि कितने बायर्स है और कितने सेलर्स है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर, जैसा कि हमने बताया था कि फॉरेक्स मार्केट का साइज कितना बड़ा है, तो करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं मार्केट के अंदर कि कौन सी करेंसी कितना डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उसमें हम देखते हैं तो यूएस डॉलर यानी अमेरिका का जो डॉलर है वो 84.9% के साथ नंबर 1 पर है। दूसरा है यूरो 39.1%, देन जेपीवाई, फिर जीबीपी, एयूडी, सीएचएफ, कैड और बाकी 25% में बाकी करेंसीज। अब ये चार्ट का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको वो समझा देता हूँ कि देखिए जितनी भी ट्रेडिंग होती है, ठीक है, उस ट्रेडिंग के अंदर हम ये समझ सकते हैं कि अगर सबसे ज्यादा ट्रेड अगर किसी में होता है तो किस में होता है? यूरो और यूएसडी। देखिए इस एग्जांपल से ही यहाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। यूरो का है 39.1% और 84% डॉलर है। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई, उसके बाद जीबीपी यूएसडी, उसके बाद एयूडी यूएसडी और फिर सीएचएफ कैड और बाकी ये सारी करेंसी पेयर्स
चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है, वो ये है कि डॉलर जो है वो 84.9% है, यूरो 39.1% है। तो ये जितने भी परसेंटेज की आप टोटल करेंगे तो वो 200 आएगा। वो 200 क्यों आएगा? तो देखिए इसीलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं करेंसी पेयर की, ठीक है? तो एक करेंसी का 100, दूसरी करेंसी का 100, तो दोनों मिलाकर 200। तो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन को बताया गया है हमारे सामने। और उस तरीके से अगर इस डेटा के हिसाब से बोलें तो फॉरेक्स मार्केट में डॉलर किंग है एक तरीके से, ठीक है? और अगर हम आप लोग थोड़ा न्यूज भी देखते होंगे, कुछ पेपर वगैरह अगर पढ़ते होंगे, तो आपको पता होगा कि अमेरिका को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली या किसी भी तरह से हम कहें तो एक अलग ही तरह का ट्रीट मिलता है इंटरनेशनल लेवल पर। क्यों? क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी उतनी बड़ी है, अमेरिका सुपर पावर है, ठीक है? तो यहाँ पर यही बताया कि इफ द यूएसडी इज वन हाफ ऑफ एवरी मेजर करेंसी पेयर एंड द मेजर कंप्राइज 75% ऑफ ऑल ट्रेड, देन इट मस्ट टू पे अटेंशन द यूएस डॉलर इज अ किंग। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो डेटा हम देख रहे हैं, उस डेटा के हिसाब से आज देखा जाए तो डॉलर की एक्सेप्टेंस अगर देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। और ये बात आप लोग भी फील करते होंगे जब आप फॉरेक्स मार्केट के अलावा अगर कभी सारी चीजें देखते हैं, तो आपने कई बार फील किया होगा ये इस चीज को, ठीक है? अब वो यहाँ पर एक चीज और भी, हम एक डेटा और देखते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग डेटा है। आपने सुना होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, आज जो आरबीआई के चेयरमैन है शशिकांत दास, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, अगर किसी ने आपने न्यूज पढ़ी हो या कभी देखा हो तो। और उसमें उन्होंने बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत बढ़ गया इंडिया का, ठीक है? अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब ये है कि हर सेंट्रल बैंक के पास में एक रिजर्व होता है जिसमें वो अलग अलग कंट्री की करेंसियों को रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि अगर उस कंट्री के साथ में हमारे ट्रेड रिलेशंस होते हैं, इंपोर्ट के एक्सपोर्ट के, तो पेमेंट करने में हमें आसानी रहती है, ठीक है? और उसी तरीके से ये हमारा एक एसेट भी होता है कि जैसे अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी फेल हो गई, अब इकोनॉमी फेल हो गई तो ऑब्वियसली उस कंट्री का रुपया या उस करेंसी जो होगी वो भी फेल होगी, तभी इकोनॉमी फेल होती है। तो ऐसे टाइम पर क्या होता है कि वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से जो अलग अलग कंट्रीज की करेंसी होती है उसको हम मार्केट में देकर हम एक नई एसेट को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से इमरजेंसी प्लान भी होता है हर सेंट्रल बैंक का। तो यहाँ पे ये जो डेटा आप देख रहे हो, ये करेंसी कंपोजिशन ऑफ ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी पूरे वर्ल्ड का अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर मिला दें, ठीक है, उसको एक कर दें, तो कौन सी कंट्री का कितना परसेंटेज है वो यहाँ पे दिखा हुआ है। देखिए आप देख रहे हैं 62.7% तो पूरे दुनिया में डॉलर घूम रहा है सबसे ज्यादा। उसके बाद में यूरो है 20.2%। उसके बाद है 1.2 चाइनीज युआन, ठीक है, जो कि और धीरे धीरे बढ़ रहा है अभी। और उसके बाद में 4.9% येन, ठीक है। उसके बाद में पाउंड 4.5%, फिर 1.8% ऑस्ट्रेलियन डॉलर, फिर 2% है कैनेडियन डॉलर, फिर 0.2% है स्विस फ्रैंक, और बाकी 2.5% में सारी करेंसी आ गई, चाहे वो बांग्लादेश का टका हो, इंडिया का रुपीज हो, या फिर पाकिस्तान का रुपया हो, ठीक है। सो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है, इसको समझना चाहिए आपको कि किस तरीके से इनकी एक इम्पोर्टेंस है डॉलर की। और डॉलर क्यों किंग है उसके कुछ रीजन है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। कि सबसे पहली चीज तो ये, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है ऑब्वियसली, 15 ट्रिलियन 16 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो ऑब्वियसली यूएस को तो ये चीज ये तमगा मिलेगा ही। उसके बाद ये है कि डॉलर जो है वो एज अ रिजर्व करेंसी है। रिजर्व करेंसी का मतलब देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको 62.7% अगर डॉलर चल रहा है दुनिया में रिजर्व में, तो इसको रिजर्व करेंसी ही कहा जाएगा, क्योंकि डॉलर की एक्सेप्टेंस जो है वो हर कंट्री में बराबर है। फिर है यूनाइटेड स्टेट है द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली देखिए अब डॉलर की डिमांड अगर बढ़ेगी तो उस कंट्री के जो फाइनेंशियल मार्केट है वहां पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, तो इसीलिए वो मार्केट भी उतना बड़ा बन जाता है। फिर है कि सबसे स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम भी यूनाइटेड स्टेट्स में। देखिए ऑब्वियसली कोई भी देश अपने आप आगे नहीं बढ़ता है, ऑब्वियसली हर देश को चलाने के लिए और बढ़ाने के लिए एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टीज का वहां पे होना जरूरी है। और पॉलिटिकल पार्टीज अच्छी हो उसके लिए एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, जो कि यूएस में है। उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स इज द वर्ल्ड सोल
मिलिट्री सुपर पावर, ऑब्वियसली देखिए अगर मिलिट्री सुपर पावर में जाएं तो चाहे आप नेवी ले लें, चाहे आप आर्मी ले लें, चाहे आप एयरफोर्स ले लें, सब में यूएस नंबर वन है। उसके बाद में है कि डॉलर इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ मेनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस। ठीक है, जैसे आज की तारीख में हम देखते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर किसी भी कंट्री को गोल्ड अगर खरीदना हो तो वो डॉलर में ही खरीद सकता है। अगर किसी भी कंट्री को क्रूड ऑयल खरीदना हो तो उसे डॉलर में ही खरीदना पड़ेगा। तो हर कंट्री को डॉलर अपने पास में रखना भी तो पड़ेगा, तभी तो वो डॉलर देकर ऑयल खरीद सकता है, क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी है हर इकोनॉमी के लिए। ठीक है, सो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हो जाएगा तो फिर सब मिक्सिंग हो जाएगा। आज हमने मार्केट के बारे में सबसे बेसिक चीजों को जाना है कि चीजें किस तरीके से काम करेगी। अब जब मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से मार्केट काम करेगा, धीरे धीरे काफी चीजें आपको आएगी समझ में। ठीक है, आप धीरे धीरे अगर प्रैक्टिकल पे जब हम आएंगे तब काफी चीजें क्लियर होगी। सो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अभी आप मुझे ये बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। मुझे प्लीज आप लोग आपके जो भी ओपिनियंस है वो जरूर बताएं, और आज के सेशन को लेकर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो वेलकम है, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, हम 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, 1 मिनट के ब्रेक के बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं और आपके ओपिनियंस है वो आए। और प्लीज अगर आपके क्वेश्चन ना भी हो तो भी आप ओपिनियन जरूर दें, क्योंकि अच्छा या बुरा ये दोनों चीजें मेरे लिए जाननी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो 1 मिनट का ब्रेक हम ले रहे हैं।